हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो क्या है, वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। पी ब्लॉक वालों को हम क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। आज हम लोग इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक्चुअली में पी ब्लॉक में आप 11th क्लास में 13th और 14th ग्रुप को पढ़ चुके हैं, यानी बोरोन और कार्बन फैमिली को आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम यहां जो पढ़ना शुरू करेंगे आज वो होगा ग्रुप नंबर 15। ग्रुप 15 जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है जिसको, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। अब इस ग्रुप 15 में आते कौन कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबके सिंबल, एटॉमिक नंबर वगैरह आपको याद होना चाहिए। 11th क्लास का है, बेसिक है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के लिए है हीलियम 2s2 2p3। फिर फॉस्फोरस के लिए नियोन 3s2 3p3। आर्सेनिक के लिए नियोन आर्गन 3d10 और 4s2 4p3। एंटीमनी के लिए क्रिप्टॉन। अब याद रखना, जैसे ही ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के बाद जब हम चलते हैं आगे, सेकंड और थर्ड के बाद वहां पे डी और एफ ऑर्बिटल्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या आने शुरू हो जाते हैं? डी और एफ ऑर्बिटल्स शुरू हो जाते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 4d10 5s2 5p3। और बिस्मथ के लिए होगा जिनोन। यहां अब देखना, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा अब डी। यहां भी आप सोच रहे होंगे कि डी आएगा, लेकिन नहीं, यहां आएगा 4f14 फिर 5d10, ठीक है, 4f14 5d10 और 6s2 6p3। इनको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, यानी वैलेंस सेल में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns2np3। ध्यान से देखो, s2p3 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 s2p3, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2np3। सिंपल सी बात है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल है। आपको आप 11th क्लास में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। ये एटॉमिक और आयनिक रेडियाई वाला भी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई 11th क्लास आप इसको कहां पढ़ चुके हैं? याद आ रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है इसको। थर्ड चैप्टर था आपका 11th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। एक्चुअल में ये डाउन द ग्रुप, यानी यहां से यहां डाउन द ग्रुप क्या होती है? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये इंक्रीज करती है। क्यों करती है इंक्रीज? रीजन क्या है? रीजन इसीलिए क्योंकि शेल ऐड होती है, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक शेल ऐड होती जाती है ना। पहले देखो सिर्फ एक ही शेल थी, फिर 2 शेल हो जाती हैं, फिर 3 शेल हो जाती हैं। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलते जाते हैं एक नंबर ऑफ शेल ऐड होती जाती है, यानी n की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, n की वैल्यू बढ़ती जाती है। उसी की वजह से क्या होता है? साइज बढ़ जाता है, ठीक है। सेल एडिशन की वजह से क्या होता है? सेल एडिशन की वजह से क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। ये था। अब देखो, अब आर्सेनिक से बिस्मथ सिर्फ एक स्मॉल इंक्रीज होता है, यहां से लेकर, एक्सेप्शन कहां है, यहां है, आर्सेनिक टू बिस्मथ, आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली स्लाइटली इंक्रीज होती है। 11th क्लास में आपने जनरल ट्रेंड पढ़ा, ये जनरल ट्रेंड था कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऐड होते चले जाते हैं। अब देखो बात क्या आ रही है कि आर्सेनिक टू बिस्मथ सिर्फ और सिर्फ स्लाइटली इंक्रीज होती है, मतलब बहुत ही थोड़ी इंक्रीज होती है पहले के मुकाबले, ठीक है। यानी नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो बढ़िया इंक्रीज होती है, अच्छे खासे डिफरेंस में इंक्रीज होती है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक ये बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कंप्लीटली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, डी एंड एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। डी में 10 आते हैं कंप्लीटली फील्ड, एफ में 14 आते हैं कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि अब इनके पास कंप्लीटली फील्ड एफ और डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, इसलिए इनका साइज जो है वो स्लाइट इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, हेवियर मेंबर्स में। अब देखो ये हो गया एटॉमिक और आयनिक रेडियस, यानी पहला पॉइंट, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिए, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिए, ठीक है, और एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे कैसे वेरी करते हैं ग्रुप में वो देख लिया है। और एक छोटा सा एक्सेप्शन, यानी कि आर्सेनिक से बिस्मथ तक ये बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करती है, रेगुलर इंक्रीज नहीं होता है, स्लाइट इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी वास्ट इंक्रीज नहीं है, स्लाइटली इंक्रीज होती है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं, इसी वजह से ये क्या होती है, स्लाइट इंक्रीज होता है, स्लाइट इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी अगला पॉइंट हमें अगली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में ही, इसी चैप्टर में, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सोचें कि क्या ट्रेंड होना चाहिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये आप लोगों को पता है, ठीक है। किसी गैसियस स्टेट ऑफ एटम में, जब कोई एटम किसी गैसियस स्टेट में है, तब उसको उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी की जरूरत है, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी एनर्जी लगती है ना, उसको बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखेंगे अब हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम देखेंगे, ध्यान से देखना, एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, सिंपल सी बात है, और 11th क्लास के बेसिक आपको आने चाहिए। मैं यहाँ फिर भी आपको बता रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि गैसियस स्टेट, जो अगर कोई एटम किसी गैसियस स्टेट में है, यानी गैसियस स्टेट ऑफ एटम में, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए या अपने आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। सिंपल सी बात है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है, वही है मेरे पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ट्रेंड डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, यानी डाउन द ग्रुप वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ऐसे लिख सकते हैं हम, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल ऐड होती जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ती जाती है और साइज इंक्रीज होता जाता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिसको ये हेल्ड करके रखेंगे, वो आउटर मोस्ट सेल में होगा, ठीक है ना, जो सबसे लूजली बाउंड होगा, और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को ही ये लूज करेगा तभी तो आयनाइज होगा। और जितना साइज
बढ़ेगा। अब जैसे देखो, ये मान लो एक ही शेल है, अब 2 शेल आ गई, ये 3 शेल आ गई, ये 4 शेल आ गई। अब देखो हर बार क्या है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की दूरी क्या रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मोस्ट लूजली बाउंड होगा, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसका मतलब उसको बाहर निकालने के लिए लीस्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कम होती चली जाती है, यानी एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है डाउन दी ग्रुप। अब देखो सिंपल सी बात है, अब क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, रीजन बता चुका हूं। अब देखो क्या है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 15 की, वो ग्रेटर होती है किससे, ग्रुप 14 एलिमेंट से। यानी मैं क्या लिख रहा हूं यहां, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14, यानी 14th ग्रुप से। क्यों होती है, हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब साइज ही छोटा हो जाएगा, यानी 14 से 15 जाने में साइज छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। रीजन यहां बता चुका हूं ना पहले कि बड़ा साइज तो कम एनर्जी की जरूरत, छोटा साइज तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बता रहा हूं सिर्फ ये डाटा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ग्रुप 14 से ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, सिंपल सी। अब इसका रीजन क्या है, इसका एक और रीजन जिसको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या लिखी है, NS2 NP3, यानी NS2 दोनों के दोनों फुली फिल्ड, यानी S तो फुली फिल्ड है और P क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हमेशा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं। क्यों, ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी। हमें ये कॉन्सेप्ट याद है 11th क्लास सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में लास्ट में दिया होता है बिल्कुल ही कि एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड वाले। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा निकली। इस इलेक्ट्रॉन को अब निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ग्रुप 14 से हमेशा ज्यादा होती है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। और दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जो होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी डेल्टा I H1 is less than delta I H2 is less than delta I H3 and so on। यानी कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये होगा। सक्सेसिव, अगर एक ही ग्रुप में, यानी एक ही मेटल की अगर बात कर ली जाए, मान लो मैं नाइट्रोजन की, एक ही एलिमेंट की बात करता हूँ, सॉरी मेटल की नहीं, मान लो मैं नाइट्रोजन की पहली, दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना चाहूं तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या मिलेगा हमें, हमेशा यही मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है, जनरली ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्या होती है, जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, हमें पता है साइज बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन 11th क्लास में, फिर से हर एक चीज की डेफिनेशन बताना शुरू कर दिया है मैंने, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। पहले ही बता रहा हूं कि ये बेसिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखने की जो ताकत होती है किसी भी एटम की गैसियस स्टेट में, वो क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमें पता है
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, छोटा साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। ध्यान से देखना, साइज के साथ हर एक चीज का फैक्टर है, साइज के साथ हर एक चीज का फैक्टर है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। सिंपल सी बात है। ये थी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मेटलिक कैरेक्टर का। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि पी ब्लॉक में तो जनरली नॉन मेटल ही ज्यादा आते हैं, तो हम मेटलिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पी ब्लॉक है तो नॉन मेटल ही नॉन मेटल होंगे सारे, मेटलोइड्स भी शामिल होते हैं और मेटल भी होते हैं। देखते हैं कैसे क्या ट्रेंड रहता है, हर एक चीज को बिल्कुल इजीली देखेंगे, समझेंगे विद द रीजन। लॉजिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह लॉजिक मिलेगा आपको, और बिना लॉजिक के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ नहीं सकते, यानी रीजन मिलेगा। ये एक तरह से ये केमिस्ट्री की रीजनिंग है, जैसे एसएससी में आती है, बैंकिंग वगैरह में आती है, नेट के एग्जाम में थोड़ा सा पोर्शन डालते हैं रीजनिंग वगैरह का, तो ये जनरल एप्टीट्यूड की तरह ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है? जनरल एप्टीट्यूड ही है। आपको रीजनिंग आनी चाहिए, रीजनिंग नहीं आएगी तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, ये समझ ही नहीं पाओगे अगर आपको रीजनिंग नहीं पता है तो। देखते हैं नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटलिक कैरेक्टर की बात करनी है हमें। किसकी बात करनी है? मेटलिक कैरेक्टर, यानी 15th ग्रुप का मेटलिक कैरेक्टर। मैं यहां लिख रहा हूं 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ध्यान से देखो इस चीज को, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी, ध्यान से देखना, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलोइड्स हैं। ये क्या है? ये मेटलोइड्स हैं, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और अकेला बिस्मथ यहां पर क्या है? मेटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर increases when we move from top to bottom, या फिर डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेन बात तो यही है हमारे पास। मेन बात क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऊपर वाले दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बाद मेटलोइड आते हैं, बीच वाले दोनों आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों क्या है? मेटलोइड्स हैं, और बिस्मथ क्या है? मेटल है। सिंपल सी बात है। अब ये क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? हर एक चीज के पीछे इनऑर्गेनिक में रीजन है बेटा, कुछ ना कुछ रीजन जरूर मिलेगा। और अगर किसी का रीजन समझ में ना आए तो एक ही चीज हो सकती है, उस रीजन को याद कर लो। लेकिन बेसिकली लगभग 90% चीजों का आंसर हमारा हो जाता है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लो, दूसरा साइज को देख लो, ठीक है। इनसे 90% आंसर निकल जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 90% आंसर निकल जाते हैं किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के, दोनों आपस में रिलेटेड होती हैं। और हर प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी साइज पर रिलेटेड होती है। तो सिंपल है, हम उसको सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये तो है ट्रिक, नॉर्मल, ये जनरल बोल रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका रीजन क्या है कि ये टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है? ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। रीजन क्या है? रीजन बीइंग दिस इज increase in size, increase in atomic size and decrease in ionization enthalpy। यानी रीजन क्या है मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने का? कि साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। सिंपल सी बात, इसीलिए ये मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बात करनी है तो इसमें थोड़ी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को हम रिलेट कैसे करेंगे? देखो, पहले तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से लेके, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मथ, नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है। ठीक है, कहां तक? नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज, रेगुलर इंक्रीज होता है। जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रेगुलर इंक्रीज होता है। लेकिन नाइट्रोजन टू बिस्मथ, अगर उसके बाद एंटीमनी से बिस्मथ यहां डिक्रीज होता है। इसका रीजन देखेंगे। अब चूंकि रेगुलर इंक्रीज, और अगर ओवरऑल देखें नाइट्रोजन से बिस्मथ तो वो इंक्रीज ही होता है। ध्यान से देखना, ओवरऑल नाइट्रोजन टू बिस्मथ इंक्रीज ही होता है, और एक्चुअल में नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, उसके बाद एंटीमनी तक डिक्रीज, फिर बिस्मथ तक डिक्रीज होता है। अब इस डिक्रीज का रीजन क्या है? ठीक है, अब जो रेगुलर इंक्रीज है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक का, यानी रेगुलर इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, रेगुलर इंक्रीज नाइट्रोजन से बिस्मथ तक का, उसका रीजन क्या है? रीजन है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में इंक्रीज होना ही इसका क्या है? रीजन है। रेगुलर इंक्रीज का रीजन क्या है? अब बात करते हैं कि ये बीच में एक्सेप्शन कैसे है, कि इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, यानी यहां बाकियों के मुकाबले अगर कंपैरिजन करें तो नीचे की साइड ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? अब इसकी बात करते हैं, देखते हैं क्या है। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेकिन जैसे ही अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज आता है मेल्टिंग पॉइंट का एंटीमनी और बिस्मथ में, वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनके पास एक टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। सिंपल सी बात है, जो 5 बॉन्ड होते हैं ना, अब देखो नॉर्मल सी बात क्या है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन वाली फैमिली की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी कितनी? 5, यानी ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, इन दोनों की टेंडेंसी क्या होती है? 5 के बजाय ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी रीजन क्या है डिक्रीज का? ये डिक्रीज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड instead of 5 कोवेलेंट bonds, यानी 5 के बजाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी की रिजल्ट से क्या होगा? जो अट्रैक्शन होगा अमॉन्ग देयर एटम्स इज वीक होगा, यानी इसी वजह से क्या होगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है एक्चुअल में? ये क्या बवाल आ गया भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या पंगा खड़ा हो गया बीच में, किस वजह से क्या हो रहा है? ठीक है, इस चीज को भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो कि ये डिक्रीज क्यों होता है बिस्मथ, एंटीमनी से बिस्मथ तक, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो 5 की बजाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ज्यादा होती है। और ये क्यों होता है टेंडेंसी? ये टेंडेंसी होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है? इस वजह से उनके एटम के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। एंड सो द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, द अट्रैक्शंस between their atoms is weak, और इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। क्यों? अब देखो पूरा फिर से समझते हैं। ये डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है 5 के बजाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। जनरली ये सब 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि वैलेंसी 5 है, लेकिन ये क्या करते हैं कि 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लागू हो जाता है। और इसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है? इसकी वजह से होता ये है कि जो उनके बॉन्ड्स हैं, उनके बीच में जो एटम्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है, वो कम हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एटम्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाता है?
कम हो जाता है, और उसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में, जो कि है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी यानी एलोट्रोप्स बनते हैं या नहीं बनते हैं, या एलोट्रोपी शो करते हैं नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाकी सब, all the elements of group 15, all the elements of group 15 show allotropy, show allotropy। अब इसका मतलब क्या है एलोट्रोपी के? जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलेरिन, 3 एलोट्रोप होते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी के एलोट्रोप्स होते हैं। फास्फोरस रेड फास्फोरस की फॉर्म में होता है, ब्लैक फास्फोरस की फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, अब नाइट्रोजन को कभी भी एलोट्रोपी शो नहीं करता है, ठीक है। अब बारी आती है किस प्रॉपर्टी की, अगली प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी यानी खुद से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। सिंपल सी बात है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 ये क्या करते हैं? शो करते हैं किस चीज को? कैटिनेशन। सारे के सारे कैटिनेशन शो करते हैं, यानी खुद से लिंक होते हैं। जैसे कार्बन एटम कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, वैसे ही जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। सिलिकॉन के साथ बना लेता है, फास्फोरस के साथ बना लेता है, आर्सेनिक के साथ बनाएगा, बिस्मथ के साथ बना सकता है, ऐसे। सिंपल सी बात है, ये कैटिनेशन को शो करते हैं। कैटिनेशन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जहां कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर शुरू होता है, वहीं से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। वैसे तो क्वेश्चन हर एक से आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। अभी तक तो हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, यानी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अब रुक कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 15 की, क्या है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगी? +3 एंड +5। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +5 एंड -3 भी होता है। -3 +3 एंड +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तब तीनों को एक के बाद एक पढ़ते हैं। सबसे पहले -3 वाला पढ़ते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है? जब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अब मान लो जो कंपाउंड्स हैं, जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या होगी? वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। यानी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिक्रीज क्यों होगी? रीजन देखते हैं। ये डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटलिक कैरेक्टर। क्यों? साइज का इंक्रीज होना और मेटलिक कैरेक्टर का इंक्रीज होना। साइज इंक्रीज एंड मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, इन दोनों के इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है? इसकी -3 की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। यानी डाउन द ग्रुप के जो यानी हेवियर एलिमेंट जो है वो -3 कम शो करते हैं, ठीक है, लाइटर एलिमेंट के मुकाबले। मतलब नाइट्रोजन -3 शो कर सकता है, फास्फोरस -3 शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन बिस्मथ, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ ये -3 कम शो करेंगे। सिंपल सी बात है। बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मथ ऐसा है जो हार्डली फॉर्म करता है। हार्डली का मतलब बहुत ही मुश्किल है। हार्डली फॉर्म्स कंपाउंड इन
-3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ हार्डली ही कोई कंपाउंड बनाता है, मतलब बहुत ही मुश्किल है कि कोई कंपाउंड बना ही ले बिस्मथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये था रीजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने बता दिया कि ये डिक्रीज होती जाती है टेंडेंसी डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज और मेटलिक कैरेक्टर दोनों इंक्रीज होते जाते हैं। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ये तो नेगेटिव वाली थी, अब बारी आती है किसकी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब हम यहां से बात करने वाले हैं किसके बारे में? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बात करें तो सीधी सी बात है +3 +5 की बात करेंगे, है ना। तो +3 और +5 ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या है? जो स्टेबिलिटी है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती जाती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, stability of +5 oxidation state decreases and stability of +3 oxidation state increases। ध्यान से देख लेना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स में जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। डाउन द ग्रुप का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यहां ऐसे डाउन द ग्रुप, यानी +5 बिस्मथ +5 में कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता। सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो इसका एग्जिस्ट करता है +5 में, वो है BiF5। सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है बिस्मथ का। इसका मतलब टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होती चली जाती है और जो स्टेबिलिटी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज होती चली जाती है। ऊपर वाले +5 शो कर सकते हैं, मान लेते हैं एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि सारे के सारे ऊपर वाले शो कर देंगे, लेकिन नीचे वाले +3 प्रीडोमिनेंटली शो करेंगे +5 के मुकाबले। यानी जो एंटीमनी और बिस्मथ है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेंगे +5 के मुकाबले प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? रीजन क्या है हमारा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये 2 बार आ चुका है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट 2 बार आ चुका है, इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। एक इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां आया था? जब हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ रहे थे तब बात आई थी। ठीक है, कि एंटीमनी और बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? वो इसी की वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। अब देखते हैं कि इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों होती है +5 के मुकाबले, जबकि इनकी जो वैलेंसी है, यानी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनकी वैलेंसी कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात करता हूं, तो ये चीज है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को हमें देखना है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बाद में 11th क्लास में कुछ पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा ना, कुछ तो पढ़ा ही होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में थोड़ी मोटी जानकारी तो होगी आपको, नहीं है तो भी मैं दे देता हूं अभी। बच्चों देखो, सबसे पहली चीज इनर्ट पेयर इफेक्ट रिलेटेड है, सीधी सी बात, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप अपनी नोटबुक में फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो सारे के सारे ग्रुप की, जनरल नहीं, पूरी की पूरी जैसे मैंने लिखी थी। नोबल गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पूरे ग्रुप के हर एक एलिमेंट की। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, तब तक मैं रब कर देता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और उसकी अभी आपको जरूरत भी पड़ने वाली है। तो देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे आते हैं। यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जब नीट पीएमटी जेई की बात करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन में से कौन सा स्टेबल है। उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और चारों सेम ग्रुप के मिलेंगे।
सेम ग्रुप के ऑप्शन हो सकते हैं। तो चारों चारों जब सेम ग्रुप के होंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन होता है एक्चुअली में, स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड होती है। तो वो कंपाउंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में किस कंपाउंड का ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात पूछी जाएगी दोनों में से, ठीक है। उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, आपको निकालना आना चाहिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मैं इधर लिख देता हूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते चले जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं डाउन द ग्रुप, जो रिमूवल है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी ऑर्बिटल, जैसे हम जाते हैं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3, तो पी ऑर्बिटल से जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं, पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, इसके भी निकालो, नाइट्रोजन के भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। तो जब हम जाते हैं तो जब तक डी ऑर्बिटल्स नहीं आते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, डी और एफ ऑर्बिटल जब आ जाते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे डी और एफ ऑर्बिटल रोल प्ले करने लग जाते हैं तब क्या होता है, तभी ये इफेक्ट काम आता है। होता क्या है, तो जैसे ही मान लो एंटीमनी के केस में 4d10 5s2 5p3, ठीक है, और यहां 4f14, ठीक है, 5d10 6s2 6p3। तो अब देखो इन दोनों केस में, ये एंटीमनी का केस, ये बिस्मथ का केस, मैं p वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा हूं, p के इलेक्ट्रॉन निकाले तो मेरे पास बचा क्या, 4d10 5s2, यहां क्या बचेगा 4f14 5d10 6s2। ध्यान से देखना, d और f ऑर्बिटल्स पुअर शील्डर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पुअर शील्डर्स, ये पुअर शील्डर होता है, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो इसके बाद अगर मैं रिमूव करना चाहूं, मुझे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है, तो 3 तो ये रिमूव किए, 2 ये भी रिमूव करने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों नोबल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जो s के इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह बिहेव शुरू कर देते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं और डू नॉट पार्टिसिपेट इन कंपाउंड फॉर्मेशन, इन कंपाउंड फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, इन्हीं के इनर्ट होने की वजह से ही ये दो s इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन से, और इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका नाम पड़ा है। और जब ये दोनों पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो +5 इनके अंदर बनेगा ही नहीं, और +5 बनेगा ही नहीं तो इनकी प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3, यानी स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट, और स्टेबिलिटी जो रिलेटेड थी +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ का एक ही कंपाउंड मिलता है, हमें आज तक एक ही मिला है और वो ये है, और वो भी रेयरली मिलता है, एग्जिस्ट करता है, बहुत ही कम, ठीक है, बना है, ये बहुत ही कम बनता है, यानी Br5 ओनली कंपाउंड है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ के साथ दिखता है कभी कभार, ठीक है। तो ये था बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से देखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट कब कब काम आएगा, जैसे जैसे ही पी ब्लॉक में, मेन ग्रुप में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है, नीचे जाएंगे तो डी और एफ ऑर्बिटल जब भी आएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां पे काम आएगा। तब ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ध्यान से देख लेना, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब देखना है कि नाइट्रोजन के बारे में एक और चीज बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये एक्सेप्शन वाली सी चीज है, मान लो कि नाइट्रोजन के बारे में एक चीज है कि जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाती, जैसे NF5 NCl5, यानी कि NX5 वाले कंपाउंड नहीं बनाती है, राइट। हमारे पास PCl5 बनता है लेकिन NX5 नहीं बनता, यानी NCl5 नहीं बनता। रीजन क्यों,
क्या क्वेश्चन आया वाई, कि हम बोल रहे हैं कि ये तो बनते ही नहीं कोई भी, और ये अकेला ये PCl5 बनते हैं, ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, इसका रीजन इसी से जुड़ा हुआ जो मैंने अभी समझाया है। नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन के लिए m की वैल्यू क्या है, सेकंड। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है, ध्यान से देखना, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इसी वजह से इसके पास क्या हो जाएगी, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2np3 होगी, यानी कि 2s2 2p3। सिंपल सी बात है, यही होगी, यही तो होगी। तो अगर ये है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन तो है वैलेंस शेल में जो ये डोनेट कर सकता है, अंदर वाले 2 तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ना। यही अब अगर 5 करना है, अब चूंकि ये तो पेयर्ड है, S वाले तो पेयर्ड हैं, P वाले अनपेयर्ड हैं, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो बॉन्डिंग के लिए यूज होते हैं, यानी 3 तो ये बॉन्डिंग के लिए यूज कर सकता है, यानी NCl3 तो बना सकता है। लेकिन इन दोनों को अनपेयर करने के लिए इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। ये d ऑर्बिटल 5 d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेज देता, यहां भी एक सिंगल हो जाता, यहां भी एक सिंगल हो जाता, ये NCl5 बना लेता। लेकिन d ऑर्बिटल इसके पास होते ही नहीं है। तो रीजन क्या हुआ, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है एंड इसके पास डज नॉट हैव वेकेंट d orbitals to expand its octet। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। NCl3 तक तो बनता है, 3 तक तो बनता है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, यानी Cl के क्लोरीन के 3 एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि S वाले दोनों पेयर्ड हैं और इसके पास सिर्फ S और P ऑर्बिटल होते हैं, D ऑर्बिटल होते ही नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन कभी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता है नाइट्रोजन, ध्यान से देख लेना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा भी हुआ है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये वाला एग्जिस्ट करता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट वाले का सिंपल सा रीजन किससे आता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान रखना, अप्लाई कर देना, रीजन आपके सामने होगा। उसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सिंपल सी बात है। अब क्यों करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो, क्योंकि हमने इनके कंपाउंड देखे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास क्या है, एक एक लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर की वजह से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर क्या बना लेता है, डेटिव बॉन्ड बना लेता है लुईस एसिड के साथ। क्या बना लेता है, डेटिव बॉन्ड। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर ही है, 2s2 वाले ये लोन पेयर की तरह ही है। तो लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर फॉर्म्स डेटिव बॉन्ड, लोन पेयर फॉर्म्स डेटिव बॉन्ड विद, किसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है, लुईस एसिड के साथ, सॉरी लुईस एसिड के साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए दोनों के दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। अब नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी जब नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स बनाता है तो ये +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, +1 +2 +3 +4 ये शो करता है। फास्फोरस भी शो करता है +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड। फास्फोरस अपने कुछ ऑक्सो एसिड्स में, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में ये +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है,
और नाइट्रोजन, अब मैं यही लिख देता हूं कि नाइट्रोजन +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। कहाँ? अपने ऑक्साइड्स में। सिंपल सी बात है। ये तो था कंप्लीट ओवरव्यू किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट का। अभी तक एक और छोटा सा पॉइंट बचता है जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन। वो किसका है? ऑक्सीडेशन वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। फटाफट मैं इसको रन कर रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और है जो आपने 11th क्लास में ही पढ़ी थी। कहां? रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। रेडॉक्स रिएक्शन याद आया होगा, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हों, ठीक है। तो वही एक चीज पढ़ी थी आपने जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। वही एक चीज पढ़ी थी आप लोगों ने जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या है वो चीज? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी ना, 11th क्लास में पढ़ी थी। आपकी जो सेकंड बुक थी उसके पहले ही चैप्टर यानी रेडॉक्स रिएक्शन यानी 8th चैप्टर में आपने उसमें 8th यूनिट में आपने उसको पढ़ा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? वो यही तो है कि जिसके अंदर सेम सब्सटेंस का यानी सेम यूनिट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, यानी एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन भी हो। सिंपल सी बात है। उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी यूनिट जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसी यूनिट हो जिसका खुद का ही तो ऑक्सीडेशन हो जाए और खुद का ही रिडक्शन हो जाए, वही क्या कहलाती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन लिख देते हैं बस सीधा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अब ये क्या है? अब नाइट्रोजन के केस में सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 वो डिस्प्रोपोर्शनेट होती है एसिडिक सॉल्यूशन में। नाइट्रोजन के केस में ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 एंड +4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी एसिड वाले सॉल्यूशन में सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +4 तक की, ये एंड है भाई, +1 से लेके +4 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। कहां डिस्प्रोपोर्शनेट होती है? एसिडिक सॉल्यूशन में। एग्जांपल बताता हूं ना। अब देखो यहां, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए। इससे क्या बनेगा? ठीक है, इसे क्या बन रहा है? यही है नॉर्मल, बस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपको निकालनी आनी चाहिए भाई। सिंपल सी बात है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और आगे क्या होगी? यहां +5 में है नाइट्रोजन, यहां +2 में है, यहां +4 में है, नहीं +3 में है। ठीक है, ठीक है, देख लिया। तो यानी कि ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेट होती है एसिडिक सॉल्यूशन में। ऐसे ही फास्फोरस की भी होती है। सिमिलरली फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी कि फास्फोरस भी ऐसी उसकी जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होती है +5 और -3 में, एसिड और अल्काली दोनों सॉल्यूशन में। डिस्प्रोपोर्शनेट इन +5 एंड -3 इन एसिड एंड अल्काली सॉल्यूशन, यानी एसिड और अल्काली बेस दोनों सॉल्यूशन में होती है। ध्यान रखना बेस का, एसिड और अल्काली दोनों सॉल्यूशन में। देखते हैं एग्जांपल क्या है। H3PO3, H3PO3 से क्या बनेगा? H3PO4 + PH3, ठीक है। H3PO4 + PH3 बैलेंस कर दो रिएक्शन को, 4 3 बैलेंस होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहां PH3 में क्या होगी?
फास्फोरस -3 में रहेगा। H3PO4 में फास्फोरस कहाँ रहेगा? +5 में। 4 दूनी 8, 8 में 3 गए 5, 3 दूनी 6, 6 में 3 गए 3, +3 में यहाँ रहेगा। ठीक है, -3 +3 +5 सब में रहेगा। ये रहा एग्जाम्पल है। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, वो इंक्रीजिंगली स्टेबल हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी उनका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक, बिस्मथ एंड एंटीमनी इंक्रीजिंगली, ठीक है, स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है इनका, इस चीज को भी ध्यान में रखना। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक और टॉपिक, नेक्स्ट वाला टॉपिक छेड़ते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, वो होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है भाई? ग्रुप 15 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन रेस्ट्रिक्टेड होता है टू मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4। क्यों हो सकती है 4? 3 तो पी वाले, पीछे ही बताएगा, 3 तो पी वाले होंगे और एक लोन पेयर होगा, कौन सा? एस ऑर्बिटल। क्यों? अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एस और पी ही ऑर्बिटल है ना, 3 पी ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, तो वही बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। इसीलिए ओनली कितने? 4 ही ऑर्बिटल है, एक तो 1s + 3p, ठीक है, एक तो s है और 3p है, 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, तो 4 ही मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है नाइट्रोजन के। ठीक है, और बाकी सब के लिए कोवेलेंसी कितनी होती है? बाकी सब अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं भाई। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन अपने पूरे ग्रुप के साथ होते हुए भी उस ग्रुप से कुछ ना कुछ अलग बिहेवियर रखता है। जैसे हर क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो बाकी सारी क्लास से अलग ही चलता है। आप लोग बोलते हैं कि आज चलो मास वर्क करते हैं, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो आज क्लास लगाऊं, चाहे उसने पूरे साल क्लास ना लगाई, लेकिन उस दिन वो आपके खिलाफ जरूर जाएगा। यानी ग्रुप में होते हुए भी ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करना ही एनोमेलस बिहेवियर कहलाता है। यानी कि सेम ग्रुप में रहते हुए भी, अब एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग विचार रखते हैं भाई, सबकी विचारधारा सेम नहीं है, ऐसा ही होता है एनोमेलस बिहेवियर। जैसे कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करना भी इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। अब इसको आप जिस वे में लेना चाहें ले सकते हैं, मैं आपको अब समझाने वाला हूं कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ढेरों क्वेश्चन बनते हैं इससे, ढेरों। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का अवांछित व्यवहार, नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर, यानी एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हो। तो नाइट्रोजन बाकी सारे ग्रुप से डिफर करता है, क्यों? सबसे पहला चीज तो ऐसा होता ही क्यों है, व्हाई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमें भी पता है ना, साइज स्मॉल है, अदर एलिमेंट से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, ई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटा सा तो साइज है क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट है, तो साइज सबसे छोटा, सबसे पहला एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा, सबसे पहला एलिमेंट है इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा। इसी वजह से और एक और चीज आती है, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वाह भाई वाह, क्या बात है, गजब। ये चारों ही फैक्टर मिलके क्या करते हैं, इसकी एनोमेलस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं।
यानी ये इसको अलग इसी वजह से बनाते हैं, यानी जैसे कुछ एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही क्वालिटीज होती हैं, इस सेम ग्रुप में तो है लेकिन इसके अंदर क्वालिटी कुछ एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, अब उन चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है कैसे है। नाइट्रोजन की यूनिक एबिलिटी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की खुद के साथ। तो सबसे पहली चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं, एबिलिटी ऑफ मेकिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, खुद के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकता है। ठीक है, जिनका साइज क्या हो, स्मॉल हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अदर एलिमेंट्स विद स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। एग्जांपल क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, जिनके साथ स्मॉल साइज या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर दोनों ही चीजें हों, उनके साथ ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और खुद के साथ तो बनाता है। सिंपल है। अब heavier elements do not form p pi bonds as their atomic orbitals are diffuse and large, यानी क्योंकि उनके ऑर्बिटल क्या है। अब इसके साथ ही मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्या कि heavier elements do not form p pi bond because of their large and diffuse orbitals, क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं, बहुत बड़े हैं और डिफ्यूज हैं। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैप 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चौथे चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि साइज और डिफ्यूजन कैरेक्टर दोनों ही डिसाइड करते हैं कि इफेक्टिव ओवरलैप होगा या नहीं होगा। अब इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से और उनके लार्ज साइज के ऑर्बिटल और डिफ्यूज ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा, वो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाएंगे डिफ्यूज ऑर्बिटल्स एंड दे डू नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसी वजह से, क्योंकि अब उनके पास लार्ज ऑर्बिटल हैं और डिफ्यूज ऑर्बिटल हैं, ज्यादा बड़े और ज्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल हैं, इसी वजह से वो क्या नहीं कर सकते, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, यही तो बात है जो उनको अलग करती है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, जो कि अभी तक हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन कैरेक्टर की वजह से वो क्या नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन, इसी वजह से नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, N2 गैसियस फॉर्म में, यानी डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, वेरी हाई। इसकी वैल्यू बता रहा हूं, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है 941.4 किलो जूल पर मोल। 941 यानी 941.4 किलो जूल पर मोल। इतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से ही जो नाइट्रोजन क्या है, वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या है, इनर्ट बिहेव करता है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, यानी नॉन रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पे नॉन रिएक्टिव होती है। इसका एनोमैलस बिहेवियर क्या है, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म रखती है, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग, ये हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। और जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है इस नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, वो बहुत ज्यादा होती है, यानी 941.4 किलो जूल पर मोल होती है।
और इसी वजह से क्या होती है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इनर्ट होती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि नॉन रिएक्टिव होती है। अब एक और चीज देखते हैं, हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड देख लिया, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है किससे? फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से। मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा? ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई है? ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है? ओइंग टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ, यानी कि ओइंग टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ, यानी इसी वजह से क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाती है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ। और जिसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ज्यादा वीकर होता है फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में। अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं यहां बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म। अब नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड तो बना सकता है, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड तो बना सकता है, वो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द डी पाई पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता एज हैवियर, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। हैवियर एलिमेंट डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब दूसरी चीज, एक और पॉइंट आएगा यहां पर, एक और पॉइंट क्या आएगा कि फास्फोरस और आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन metals when their compound acts as a catalyst। जब उनके कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह करते हैं तो वो डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। किसके साथ? ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। और ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहे हैं अभी, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, इसलिए उनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ ये डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये थी एनोमलस प्रॉपर्टीज किसकी? नाइट्रोजन की। अपने ग्रुप से अलग कैसे है? स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स है। अब उसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं तो वो डी पाई बॉन्ड बनाएगा ही कैसे? डी ऑर्बिटल ही नहीं है। दूसरी चीज, वो डी पाई बॉन्ड भी नहीं बना सकता। सिंपल है। अब देखो, ये सिर्फ बना सकता है पी पाई बॉन्ड, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, लेकिन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से काफी कम होती है। नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू होती है 941.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इसका नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो चीज पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को पढ़ना है, नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ना है, यानी नाइट्रोजन कैसे बनती है, उसके यूजेस क्या है, क्या क्या प्रिपरेशन के मेथड हैं। अमोनिया कैसे बनती है, क्योंकि नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। अमोनिया बहुत ही इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत ही यूज होता है। हेबर प्रोसेस देखना है हमें, हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ना है हमें, उसके यूजेस पढ़ने हैं, और कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस पढ़नी है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए